Mix supply बैक कैमरा कैसे होगा? बैक कैमरा बैक कैसे होगा इसका? कैमरा इशू बैक कैमरा चाहिए। ऐसे नहीं होता इसके अंदर, बैक कैमरा चलता ही नहीं है। चलता है ना इसमें वीडियो सेटिंग्स पे जाओ, ये आ गई है सेटिंग। हाँ ये ना हो गया। संशय या तो संशय का नाश कर लो या संशय का निवारण कर लो, वरना संशय सारे जूम वालों वीडियो ऑन कर लो। उस कक्षा में कैसे
रूम वालों कितने का पड़ेगा? सर ऑन है। सरोज, अंकित, अजय। सर मेरी तो ऑन है अंकित। सर यार हमने मेरे भी ऑन है सर। अगले महीने का कर दिया। जो लोगों को वीडियो ऑन है फोन करके बोलो कर दे रहे हैं कर रहे हैं। और बाकी और भी तो है वो देखो आप कितने लोग जो मुझ सत्संग में बिल्कुल म्यूट कर दो यार। अच्छी बातें होनी चाहिए किसी के द्वारा, के द्वारा, परिवार के द्वारा, समाज के द्वारा। आवाज नहीं आ रही है सर। भाई भी म्यूट कर रखा है, कहाँ से आई आवाज? आज का क्या टॉपिक है? चार्ज और जीएसटी कराना है, पर उसका इंट्रोडक्शन मतलब उसकी बेसिक टर्म्स जो एडिशनल पहले मैंने आपको टर्म्स देखो, वी हैव अराउंड 122 definitions under GST and we have around 20 definitions under IGST Act. So we have to cover 140 definitions. We have covered around 15 to 20 definitions which are very very important. Okay, so can we start? तो मेरे आप लोगों से क्वेश्चन है कि which is the supreme law in the country? Which is the supreme law in the country? What is the supreme law in the country? It is Constitution of India. I am asking why. Why it is known as the supreme law of the country? ये हमें पता है कि सुप्रीम लॉ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, पर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को सुप्रीम लॉ क्यों कहा जाता है? देखो, ये बात बिल्कुल ठीक है कि अगर कोई भी कानून बन रहा है तो वो कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ नहीं जा सकता, वो इनवैलिड हो जाएगा, वॉइड एब इनिशियो हो जाएगा। पर जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो पावर, देखो एक आर्टिकल है कॉन्स्टिट्यूशन का कि नो टैक्स कैन बी लेवीड एक्सेप्ट बाय द अथॉरिटी ऑफ लॉ। ओके, तो कोई भी टैक्स ना तो लग सकता ना ही कलेक्ट किया जा सकता जब तक की पावर नहीं है लॉ के अंदर। तो लॉ बनना चाहिए। लॉ बनने की जो पावर है वो कहां दे रखी है? आर्टिकल 246 के अंदर। और उसके साथ हमें क्या पढ़ना पड़ता है? शेड्यूल नंबर 7 कॉन्स्टिट्यूशन का, जिसमें 3 लिस्ट दे रखी है कि किस किस मैटर पे कौन कौन सा लेजिस्लेचर बनाएगा। और आर्टिकल 246 ये बोलता है कि पूरी कंट्री के लिए कानून कौन बनाएगा? बताओ, पूरी कंट्री के लिए अगर कानून बनाना हो तो कौन बनाएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाएगी। हमने पहले डिस्कस किया था फर्स्ट सेशन में, पार्लियामेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जीक्यूट करती है, ठीक है, एग्जीक्यूटिव बॉडी है। फिर अगर स्टेट लेवल पे बनाना हो तो लॉ स्टेट लेजिस्लेचर बनाएगा। कौन बनाएगा? स्टेट लेजिस्लेचर। अब आर्टिकल 246 के साथ हमें कौन सा और लिखना पड़ता है? आर्टिकल 246 कैपिटल ए। और ये अमेंड हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन कब? 2015 में। कब हुआ था? 2015 में थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2016। ओके, सो जो जीएसटी का कानून आया है हमारे देश के अंदर, सीजीएसटी एक्ट, आईजीएसटी एक्ट, एसजीएसटी एक्ट, ये आए किसके थ्रू है? तो बनाने की जो पावर है वो आर्टिकल 246 ए है। और वो क्या था? संविधान के अंदर अमेंडमेंट के थ्रू आया आर्टिकल 246 ए। अब मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि टैक्सेबल इवेंट क्या होता है? हमने वहां पढ़ चुके हैं बहुत अच्छा। मैंने पूछा टैक्सेबल इवेंट का मतलब क्या होता है? टैक्सेबल इवेंट मतलब घटना। टैक्सेबल इवेंट का मतलब जब उस पे टैक्स जाएगा। हाँ, कि एक ऐसी इवेंट, एक ऐसी घटना, एक ऐसा सर्कमस्टांस जिसके होने पर कोई टैक्स
लग जाता है। जीएसटी में टैक्सेबल इवेंट कौन सा है? सप्लाई। अब मैं आप लोगों से एक्यूरेट आंसर सुनना चाहता हूँ, जीएसटी में टैक्सेबल इवेंट क्या है? सप्लाई ऑफ गुड एंड या फिर गुड्स और सर्विसेज और बोथ। ओके, क्या सारे गुड्स और सर्विसेज? तो other than alcoholic liquor for human consumption, other than and 5 petrol products, okay, पर कुछ चीजें exempt है ना, बहुत सारी चीजें क्या है? exempt है, तो मैंने उनका नाम क्यों नहीं लेता? Because they are taxable, they are taxable। तो हम कौन सी चीजें लेकर चलते हैं जो कि नॉन टैक्सेबल, वो दो ही चीज, ठीक है। तो टैक्सेबल इवेंट जीएसटी के अंदर क्या है? सप्लाई। ओके, नाउ अब देखो जीएसटी क्या है? डुअल टैक्स है। जीएसटी इंट्रा का मतलब, मैंने पूछा था इंट्रा, वर्ड इंट्रा का मतलब क्या है? विद इन समथिंग। ओके, इंटर का मतलब फ्रॉम वन टू अनदर। तो अगर हम बात करें इंट्रा स्टेट की, इंट्रा स्टेट सप्लाई की, तो हम बात कर रहे हैं क्या कौन सी सप्लाई होगी? कोई बता सकता है इंट्रा स्टेट सप्लाई कौन सी होती है? इंट्रा स्टेट सप्लाई कौन सी होती है? डोमेस्टिक, जीएसटी, एसजीएसटी। This is the vague definition. This is the vague definition. We have to go into the technicality of the definition. Okay? आपको ये लगता है कि within the state जो सप्लाई की जा रही है वो क्या है? इंट्रा है, पर जीएसटी एक्ट में ऐसी कोई डेफिनेशन नहीं लिखी गई है। हमें दो पैरामीटर देखने हैं, एक तो कौन सा? लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई। प्लेस ऑफ सप्लाई के लिए हमारे पास अलग से प्रोविजन है आईजीएसटी एक्ट के अंदर। कौन से एक्ट के अंदर है? आईजीएसटी एक्ट के अंदर। तो आईजीएसटी एक्ट के अंदर हम पढ़ेंगे प्लेस ऑफ सप्लाई वाला चैप्टर, वहां हम देखेंगे अलग अलग केसेस में, गुड्स के केसेस में और सर्विसेज के 14-15 केसेस है कि अलग अलग केसेस में प्लेस ऑफ सप्लाई कैसे निकलकर आएगा। हमने एक बार प्लेस ऑफ सप्लाई देख लिया। लोकेशन ऑफ सप्लायर, लोकेशन ऑफ सप्लायर किससे पता चलता है? जनरली इट इज बेस्ड ऑन दी जीएसटी नंबर। ओके, जब हम जीएसटी नंबर लेते हैं तो आप एक बात बताइए, एक कंसेप्ट होता है प्लेस ऑफ बिजनेस, होता है नहीं होता? जब आप जीएसटी नंबर अप्लाई करते हो तो हम एक कंसेप्ट लिखते हैं, उसके अंदर फिल करते हैं प्लेस ऑफ बिजनेस। इसके अलावा कुछ और भी मेंशन करते हैं? यस, हम एडिशनल भी मेंशन करते हैं। तो हम दो चीजें मेंशन करते हैं, प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस एंड एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस। प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस क्या होती है? जहां पे बिजनेस शुरू हुआ। ओके, फिर एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस क्या हुई? ब्रांच। देखो जनरली मैं आपको बता दूं कि आप जहां पर अकाउंट्स मेंटेन कर रहे हो, अगर हम प्लेस ऑफ बिजनेस की डेफिनेशन देखिए जीएसटी एक्ट के अंदर, तो मान लो अगर आपने कहीं पे रिटेल आउटलेट खोल रखा है, आपने प्रोडक्शन यूटिलिटी खोल रखी है, कहीं पर आपने क्या कहते हैं मार्केटिंग डिपार्टमेंट बैठा हुआ है, कहीं पे आपका अकाउंटिंग डिपार्टमेंट बैठा हुआ है, वो सारी, अगर आपने कहीं पे सिर्फ बुक स्टोर भी कर रखी है ना अपनी, वो भी आपकी क्या मानी जाती है? प्लेस ऑफ बिजनेस। क्या मानी जाती है? प्लेस ऑफ बिजनेस। पर प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस की डेफिनेशन कुछ ऐसी लिखी गई है, लोगों को लगता है ये हेडक्वार्टर होगा। क्या होगा? हेडक्वार्टर होगा। जनरली लोग क्या करते हैं, हेडक्वार्टर को ही प्लेस ऑफ, प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस दिखा देते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस की ऐसी कोई डेफिनेशन नहीं दी गई है, जिसको सप्लायर रजिस्ट्रेशन लेते वक्त खुद मेंशन करना चाहता है, वो प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस बन जाए। अगर आप अपने गोडाउन को भी प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस दिखाओगे तो प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस बन जाएगा, बाकी सारे क्या बन जाएंगे?
एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस। आप लोगों को पता है बाटा, बाटा, अब मुझे बताना, मान लो बाटा का जो हेडक्वार्टर है वो है मुंबई में, ओके, और बाटा की दिल्ली में भी शोरूम है, और बाटा के मुंबई में भी शोरूम है, बैंगलोर में भी शोरूम है। आप मुझे एक बताओ, प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस क्या दिखाएंगे? कितनी प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस होगी? हर स्टेट में अलग अलग है, क्योंकि जीएसटी में जो हमें रजिस्ट्रेशन नंबर लेना है वो सेंट्रलाइज नहीं मिलता हमें, हर स्टेट और यूनियन टेरिटरी जहां से हम सप्लाई कर रहे हैं, तो हर स्टेट की आपको एक अलग से प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस भी डिसाइड करनी पड़ेगी, और बाकी सारी प्लेस ऑफ बिजनेस क्या हो जाएगी? एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस। मैं आपको बता दूं, अगर आपको कोई एजेंट है, एजेंट के थ्रू माल भी बेच रहे हो, तो उसको भी आपको एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस में दिखाना पड़ता है। अगर आपको कोई जॉब वर्कर है, जॉब वर्कर के ऊपर से आप जीएसटी की रिस्पांसिबिलिटी हटाना चाहते हो, तो जॉब वर्कर को आपको रजिस्टर कराना पड़ेगा एज एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस, वो आपको मेंशन करनी। तो अगर आपका कोई क्लाइंट है जिसके पास, जो क्या करा रहा है, जॉब वर्क करा रहा है, मान लो कि साड़ी मैन्युफैक्चरिंग में है, ठीक है, साड़ी वाले होते हैं अपने चांदनी चौक के अंदर, तो ये क्या करते हैं, मुस्लिम वर्कर्स जो होते हैं बल्ली मारन के आसपास, इनसे क्या करवाते हैं, जॉब वर्क का काम करवाते हैं। तो जितने भी जॉब वर्कर उनके बैठे हुए हैं, जिनको पेमेंट कर रहे हैं, उन सबकी उनको प्लेस ऑफ बिजनेस को क्या करना पड़ेगा? एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस। तो अब आप मुझे बात हो, मेरे को क्या क्राइटेरिया देखना है इंट्रा और इंटर के लिए? लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड प्लेस ऑफ, ओके। अभी मैं आपको एक थंब रूल दे रहा हूँ, इस पर हम डिटेल एनालिसिस करेंगे। अगर लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई अगर सेम स्टेट के अंदर है या सेम यूनियन टेरिटरी के अंदर है, तो हम क्या बोलते हैं? इंट्रा स्टेट सप्लाई। बाकी सारे केसेस में क्या बन जाता है? इंटर स्टेट सप्लाई। इसका मतलब अगर मेरी प्लेस ऑफ सप्लाई एंड लोकेशन ऑफ सप्लायर डिफरेंट स्टेट्स के अंदर है, या एक यूनियन टेरिटरी के अंदर है, एक स्टेट के अंदर है, या एक चीज या दोनों अलग अलग यूनियन टेरिटरी के अंदर है, तो क्या बन जाएगा? इंटर स्टेट, ओके। तो इंटर स्टेट सप्लाई होगी तो चार्जिंग सेक्शन कौन सा लगेगा? सेक्शन 5 ऑफ आईजीएसटी। क्या लगेगा? सेक्शन 5 ऑफ आईजीएसटी। हमने लास्ट कौन सा सेक्शन किया था? सेक्शन 7 किस चीज का था? ये मेरा आप लोगों का क्वेश्चन, मीनिंग एंड स्कोप ऑफ सप्लाई। सेक्शन 8 किस चीज का था? मिक्स एंड कंपोजिट सप्लाई का क्या मीनिंग? तो क्या? टैक्स ट्रीटमेंट ऑफ मिक्स्ड एंड कंपोजिट सप्लाई। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि सेक्शन 9 आता है, उसके बाद कौन सा आ रहा है? सेक्शन 9। दिस इज द चार्जिंग सेक्शन फॉर सीजीएसटी एक्ट एंड एसजीएसटी। दिस विल गवर्न इंट्रा स्टेट सप्लाई एंड सेक्शन 5 विल गवर्न इंटर स्टेट सप्लाई, ओके। नेक्स्ट, now we have intra-state supply. Definition of intra-state supply. This is the raw definition. Okay, this is not as per the act exactly. Okay, so where location of supplier and place of supply are in same state or same union territory, it would be next interstate supply, where location of supplier and place of supply are in two different states, are in two different union territory, or one is in a state and another is in a union territory, then it would be interstate supply. Okay, अब मैं आपको बताता हूँ कि हमें ये डेफिनेशन क्यों देखनी है। जो आप बोलते हो कि डोमेस्टिक हो गई तो वो क्या कहते हैं? इंट्रा क्यों? गलत क्यों? मान लीजिए मेरा ऑफिस है गुड़गांव के अंदर, मेरा ऑफिस है गुड़गांव के अंदर, ठीक है, मैं वहां से यहाँ आके क्या देता हूँ? सर्विसेज देता हूँ। तो बताओ क्या मैं बाहर में आपके यहाँ दे रहा हूँ, आप दिल्ली के अंदर हो, दिल्ली में सर्विसेज दे रहा हूँ, तो लोगों को नहीं लगेगा ये इंट्रा स्टेट है? मैंने आपके यहाँ पर आया, आपके यहाँ पर सर्विसेज दे दी, ठीक है, लेक्चर वगैरह की। आपकी प्लेस कहाँ है? दिल्ली। मैं देख आ रहा हूँ दिल्ली, तो आपको इंट्रा स्टेट नहीं लगेगी। पर अगर आप मेरा लोकेशन सप्लायर देखोगे तो वो क्या है? वो कहां से पता चलता है? जीएसटी नंबर ऑफ दी सप्लाई। अब याद रहेगा, ठीक है, इसलिए वो डेफिनेशन थोड़ी सी वेग है, गलत नहीं है, वेग है। नेक्स्ट इज नाउ वी हैव न्यू टर्म इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स का मतलब क्या है? आप लोगों ने बीकॉम एमकॉम में भी पढ़ा होगा। इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स का मतलब क्या है? कॉमर्स मींस
doing some trade or business or some manufacturing. Okay, either you are involved in manufacturing, either you are involved in providing services, either you are involved in trading activities. So all these comes into the commerce. So when you are doing commerce, commercial activities, economic activities with the help of electronic media, then it is known as e-commerce. अगर आप अपना काम, अच्छा आप अपने क्लाइंट्स का काम कर रहे हो, उसमें आप क्या कहते हैं लैपटॉप और इंटरनेट, क्या वो ई कॉमर्स है या नहीं ये बताओ। देखो डेफिनेशन पढ़ो ना, मीन सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज इंक्लूडिंग डिजिटल प्रोडक्ट ओवर डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क, वो है या नहीं है। देखो ना आप यूज कर रहे हो ना डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क, है डियर वर्ड है ओवर, डिजिटल प्लेटफॉर्म पे प्रोवाइड कर रहे हो, क्या कर रहे हैं नहीं। पर जो तुम्हारा कोर्स चल रहा है सर का ऑटोमेशन का, वो तो एक इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म के ऊपर ही प्रोवाइड कर रहे हो, दैट इज ई कॉमर्स, दैट इज ई कॉमर्स, बट दिस वर्क इज नॉट ई कॉमर्स, ओके, बिकॉज यू हैव अ प्लेटफॉर्म, उसके ऊपर ट्रेनिंग दे रहे हो, so you are providing services, you are conducting economic activities over the electronic network or platform. Okay, next is e-commerce operator, and मैं कहता हूँ इसकी कंसल्टेंसी बहुत ही ज्यादा वैल्यूएबल है। ई-कॉमर्स ऑपरेटर, who are e-commerce operators? बताओ। Amazon, Flipkart और अलीबाबा और नायका। क्या क्या ये कहते हैं, क्या कहते हैं डेफिनेशन क्या कहती है, कहते हैं कोई भी इंसान, अच्छा एक बात हो, अगर मैं कहता हूँ जीएसटी में पर्सन, तो वो सिर्फ नेचुरल पर्सन होना चाहिए, लीगल एंटिटी भी हो सकती है, एनी टाइप ऑफ बिजनेस एंटिटी इज कवर्ड अंडर जीएसटी। इन इनकम टैक्स वी हैव 7 टाइप्स ऑफ पर्सन, इन जीएसटी वी हैव मोर देन 7 टाइप ऑफ पर्सन, दे कवर ईच एंड एवरी कैटेगरी, ओके, ईच एंड एवरी कैटेगरी। So any person who owns means जिसने खरीद रखा है, ऐसा हो सकता है कि कोई ऑपरेट ना कर रहा, किसी ने खरीद रखा, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर खरीद रखा। जैसे मैं आपको बताता हूँ, आपने नाम सुना हो GoDaddy, ठीक है, GoDaddy ने क्या कर रखा है, डाटा स्टोरेज वेयर हाउसेस खरीद रखा है, क्या करके डाटा क्लाउड कंप्यूटिंग की सर्विसेज प्रोवाइड करता है, ठीक है। नेक्स्ट है कहता है ओन्स और ऑपरेट, ऑपरेट का मतलब चलाता है, एडमिन संभाल रहा है, और मैनेज, ठीक है, क्या डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक फैसिलिटी और प्लेटफॉर्म फॉर ई कॉमर्स। अब मान लो अगर आप ऑनलाइन अपने कपड़े बेच रहे हो, गारमेंट्स बेच रहे हो, ठीक है, का काम कर रहे हो, तो आप ई कॉमर्स ऑपरेटर नहीं हो। जो वो इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेज और ओन कर रहा है वो क्या है, ई कॉमर्स। याद रहेगा आप लोगों को, हम आगे करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज एग्रीगेट टर्नओवर, राइट डाउन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड you have to write, make the notes also, okay, this is very very important, section 2 clause 6। एग्रीगेट टर्नओवर क्या होता है बताना, क्या मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछ सकता हूँ, ठीक है। आप एक बताओ, दारू पे टैक्स लगता है नहीं लगता, नहीं लगता। मान लो मैंने क्या कर रखा है, मैंने कहा मैंने एक दुकान खोल रखी है और मैंने लाइसेंस ले रखा है स्टेट गवर्नमेंट से, मैं दारू बेच, और मेरा टर्नओवर है 3 करोड़ 20 लाख, मेरा टर्नओवर है 3 करोड़ 20 लाख का, प्लस मैंने क्या कहते हैं पटेल चौक पे बुक शॉप भी खोल रखी है, वहां पे मैं बुक्स बेचता हूँ और वो बुक्स टैक्स से बाहर नहीं है, उनका टर्नओवर 12 लाख रुपए, ठीक है। अगर गुड्स के केस में आप मुझे ये बताओ, टर्नओवर रजिस्ट्रेशन कितनी चाहिए होती है, लिमिट कितनी है, 40 लाख, 40 लाख, ठीक है, इन दिल्ली। अब बताओ क्या बुक्स के ऊपर जीएसटी लगेगा नहीं लगेगा, बुक्स के ऊपर जीएसटी लगेगा नहीं लगेगा, लगेगा। बुक्स के ऊपर जीएसटी लगता है डियर, ओनली आपकी जो ड्राइंग और पेंटिंग वाली जो बच्चों की बुक्स होती है वो बाहर है जीएसटी, एग्जैक्टली बुक्स के ऊपर जीएसटी लगता है, हाँ जी, बुक्स के ऊपर जीएसटी है, ऐसा हाँ, चिल्ड्रन बुक के अंदर नहीं है, सिर्फ जो यंग एंजल बेचता था उस पे नहीं लगता था ना। मैं आपसे पूछ रहा हूँ रजिस्ट्रेशन लेना है कि लेना, मेरा टर्नओवर बुक्स का है 12 लाख, ठीक है,
बुक्स का है 12 लाख और 3.5 कैसी हाँ तो लगती है जीएसटी दे आर एमआरपी बेस्ड ना एमआरपी इंक्लूड्स ऑल द टैक्स when we will cover the chapter of valuation we will also tackle the case of MRP valuation चिल्ड्रन बुक्स और ड्राइंग बुक इसलिए पर वो आई थी चिल्ड्रन बुक हाँ वो तो स्पिरिचुअल की वजह से है ना हर बुक के ऊपर एग्जाम की है जो आपकी टेक्स्ट बुक्स होती है ना टेक्स्ट बुक उन पे टैक्स लगता है जीएसटी लगता है एग्जाम सीडीएस का होता है क्या लगना चाहिए आप देखो जब क्रेडिट बुक करेगा और आउटपुट रिचार्ज करेगा पर उसका टर्नओवर कम होगा इसलिए जीएसटी उसको जीएसटी नंबर लेना है जीएसटी नंबर तो है तो उसको जीएसटी चार्ज करना पड़ेगा भाई एक और चीज हम यहाँ पे कंसेप्ट करेंगे टैक्सेबल पर्सन और आप लोगों को मैंने पढ़ाया था अभी आप लोगों को हम लोग है मेरे को बताओगे अभी क्लास यहीं पे कि टैक्सेबल पर्सन की डेफिनेशन क्या है ठीक है अभी उसमें मत फोकस रखो अभी इस कंसेप्ट पे फोकस रखते हैं मेरा आप लोगों से एक सवाल है आपका मैं क्लाइंट हूँ मेरा दारू का टर्नओवर है 3 करोड़ 20 लाख ठीक है 3 करोड़ 20 लाख और मेरा बुक्स का टर्नओवर है 12 लाख अब बताओ जीएसटी नंबर लूं या नहीं 40 लाख की लिमिट है लेना पड़ेगा अब मैं आपको बता दूं सरकार कभी भी कोई एडमिनिस्ट्रेशन क्या कहते हैं एडमिनिस्ट्रेशन काम करवाना है उस शिकंजे में लाना चाहती है तो सरकार ये नहीं देखती इंसान क्या कमा रहे हैं या टैक्सेबल वाली चीज कर रहा है नहीं कर रहा सरकार उसका लेवल देखती टर्नओवर से इंसान के लेवल का पता चल जाता है सरकार छोटा सप्लायर का मतलब क्या होता है छोटे सप्लायर का मतलब होता है उसका टर्नओवर कम है उसका टर्नओवर कम है उसकी हैसियत कम है वो जीएसटी की कंप्लायंस में नहीं कर पाएगा एक रिक्शा वाला उसका टर्नओवर कम होता है वो जीएसटी कंप्लायंसेस अफोर्ड नहीं कर सकता इसलिए टर्नओवर के बेसिस पर एडमिनिस्ट्रेशन से बाहर किया जाता है लोगों को इसलिए छूट दी जाती है टर्नओवर की लॉजिक ये है अब अगर जो 3.5 करोड़ की दारू बेच रहा है चाहे उसके माल पे टैक्स नहीं लग रहा तो उसकी औकात तो इतनी है कि वो हैसियत तो इतनी रखता है 3.5 करोड़ का जिसका टर्नओवर है वो इतनी हैसियत तो रखता है कि वो जीएसटी कंप्लायंसेस अफोर्ड कर सकता है तो इसलिए सरकार ने कहा कि हम टैक्सेबल टर्नओवर नहीं देखेंगे हम क्या देखेंगे एग्रीगेट टर्नओवर और एग्रीगेट टर्नओवर की डेफिनेशन देख लो एज पर सेक्शन 2 क्लॉज 6 कहता है मीन एग्रीगेट वैल्यू मतलब सम ऑफ all the taxable value supplies all the taxable supplies का मतलब क्या होता है टैक्स लगने योग्य तो इससे नॉन टैक्सेबल बाहर होगी तो नीचे देखो क्या लिखता है अगली लाइन अगला पॉइंट क्या है पहले ये टैक्सेबल पढ़ते हैं कहता है all taxable supplies excluding value of inward supplies on which tax is payable by a person on reverse charge basis देखो एक होता है फॉरवर्ड चार्ज जीएसटी इनडायरेक्ट टैक्स है इनडायरेक्ट टैक्स में जो सप्लायर होता है वो बिचौलिया होता है मेन किसकी जीएसटी टैक्स जा रहा होता है कंज्यूमर की और किसको जा रहा होता है सरकार को कंज्यूमर से सप्लायर लेता है और दे देता है किसको सरकार को ठीक है ये बिचौलिया है ये क्या है इनडायरेक्टली जा रहा है सरकार के पास दैट्स व्हाई इट इज इनडायरेक्ट टैक्स आप मुझे एक बात बताओगे ऐसा मैकेनिज्म बना ही क्यों कंज्यूमर से क्यों नहीं लिया जा रहा क्योंकि आपको इसके लिए कैनन्स ऑफ टैक्स पढ़ना पड़ेगा कैनन्स ऑफ टैक्स इज द बेसिक टैक्स लॉ वो ये बोलता है कैनन्स ऑफ टैक्स बोलता है कोई भी टैक्स सिस्टम तभी अच्छा माना जाता है जब उसमें टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन की कॉस्ट कम लगे और टैक्स रेवेन्यू ज्यादा हो तो अगर सरकार हर एक कंज्यूमर को पकड़ेगी तो एडमिनिस्ट्रेशन ज्यादा जीएसटी ऑफिसर चाहिए होंगे पर एक सप्लायर है बिट्टू टिक्की वाला उसके पास तो लाखों कस्टमर आ रहे हैं एक साल के अंदर तो वो एक ऐसा पॉइंट पकड़ना चाहते हैं जहां कम एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट लगे और सबसे रेवेन्यू कलेक्ट हो जाए दैट्स व्हाई वी हैव अ कांसेप्ट ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स दैट्स व्हाई वी हैव लायबिलिटी ऑन द सप्लायर दिस इज द लॉजिक ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स ओके अब यहां पर क्या बोलता है कहता है अगर रिवर्स ये इसको क्या बोला जाता है फॉरवर्ड चार्ज अगर सप्लायर सरकार को पे करके आ रहा है दैट इज फॉरवर्ड चार्ज और नॉर्मल चार्ज पर कुछ केसेस में सप्लायर की हैसियत नहीं मानी जाती टेक्निकली सप्लायर की हैसियत
नहीं है, तो सरकार क्या करती है, सरकार को तब भी जीएसटी लगाना ट्रांजेक्शन में, तो सरकार उस केस में मानती है कि इसमें किसकी हैसियत बनती है टैक्स देने की, सीधा रिसिपिएंट, किसकी, रिसिपिएंट की। तो बर्डन क्या करते हैं, शिफ्ट कर देते हैं, सिस्टम को घुमा देते हैं, नॉर्मल चार्ज और फॉरवर्ड चार्ज को घुमा देते हैं, और अब लायबिलिटी किसकी बन जाती है, रिसिपिएंट की। इसलिए रिसिपिएंट इज लायबल टू पे टैक्स टू द गवर्नमेंट ऑन इट्स इनवर्ड सप्लाई। जब आप कुछ खरीदते हो दैट इज इनवर्ड, बात आती है समझ में। तो अगर मान लो, अच्छा एक सवाल पूछूं, आपको ये पता है कि कुछ केसेस में रिवर्स चार्ज लग रहा है, ठीक है, मैंने पैन नंबर लिया, उसमें जीएसटी नंबर लिया, मैं किताबें भी बेचता हूं और मैं एडवोकेट भी, एडवोकेट रिवर्स चार्ज के अंदर आते हैं नहीं आते, आते हैं। मैंने किसी को कंसल्टेंसी दी, मैंने किसी को क्या करी, कंसल्टेंसी दी, उस पर लग गया रिवर्स चार्ज, और वो टर्नओवर कितना है, 17 लाख का, वो कितने का है, 17 लाख का, और मैंने एक क्या करा, फॉरवर्ड चार्ज में भी सप्लाई दी 12 लाख की। अब आप बताओ इस डेफिनेशन के हिसाब से मेरा टर्नओवर कितना, 12 लाख। यहाँ पे हम जो आउटपुट सप्लाई है, चाहे उसमें रिवर्स चार्ज लग रहा है, चाहे रिवर्स चार्ज लग रहा है या नहीं लग रहा, दोनों काउंट करेंगे। यहाँ पे किस रिवर्स चार्ज, किस सप्लाई को बाहर कर रहे हैं, इनवर्ट सप्लाई। वर्ड क्या लिखा हुआ है, अगर मैं कोई सप्लाई ले रहा हूँ, ठीक है, उस पर रिवर्स चार्ज लग रहा है, मतलब मैं पे कर रहा हूँ टैक्स, तो मैं इसको अपने टर्नओवर में इंक्लूड नहीं करूँ। नेक्स्ट देखो, ये सारे ना आपको, जैसे आप डिटरमाइन करोगे ना कि रजिस्ट्रेशन लेना है नहीं लेना, उसमें हेल्प करेगा। तो सबसे पहला क्या है बताओ, क्या इंक्लूड करेंगे, सारी टैक्सेबल सप्लाई। अब आपको लग रहा है नॉन टैक्सेबल नहीं कवर होगी, इससे तो यही लग रहा है। चलो मैं अब आप लोगों से क्वेश्चन पूछूंगा, ठीक है, पहले हमने ले लिया, हाँ, ऑल टैक्सेबल सप्लाईज, जिसमें हम कौन सी सप्लाईज नहीं लेंगे, इनवर्ट, जो हम ले रहे हैं, प्रोवाइड कर रहे हैं, ले रहे हैं, जो हम ले रहे हैं, अगर हम प्रोवाइड कर रहे हैं उस पे इनवर्ट लग रहा है, तब भी वो हमारा टर्नओवर में काउंट। नेक्स्ट इज कहता है exempt supplies. What is the definition of exempt supply? We have three limbs. One is non-taxable, cover हो गया यहाँ पे, then nil rated, and then fully exempt under section 11 of the CGST Act and 6 of the ITF. Okay, now it is covered. तो सारी कवर हो गई। फिर उन्होंने क्लैरिफिकेशन के लिए लिख दिया, अगर आप एक्सपोर्ट्स कर रहे हो, एक्सपोर्ट्स के केस में हम क्या मान के चलते हैं, जीरो रेटेड, क्या बोलते हैं, जीरो रेटेड, उसको भी कवर करेंगे। और कंफ्यूजन के पर्पस से मान लो कि मैं अगर इंटर स्टेट सप्लाई कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, तो उसको भी इंक्लूड करके चलेंगे, चाहे इंटर है चाहे इंट्रा है, चाहे हम डोमेस्टिक सेल्स कर रहे हैं या फिर एक्सपोर्ट कर रहे हैं, दोनों, चाहे हम टैक्सेबल कर रहे हैं नॉन टैक्सेबल कर रहे हैं, सारा टर्नओवर इंक्लूड होगा किसमें, एग्रीगेट टर्नओवर। तो अब आप याद रखना, जितनी भी वैल्यू है, रेवेन्यू जितना भी है टोटल, सब ले लो। अब कौन सा रेवेन्यू, मैं फिर से पूछना चाहता हूँ, मान लो कि आपने सुना नागालैंड, इट इज अ स्पेशल कैटेगरी स्टेट, नागालैंड। नागालैंड में कितना टर्नओवर की लिमिट है गुड्स के केस में, 10 लाख, कितना 10 है 20 गुड्स के केस में 10 लाख ये, ठीक है। अब मेरा आप लोगों को, मैं नागालैंड में भी बिजनेस है, दिल्ली में भी बिजनेस है, ठीक है, नागालैंड में मेरा टर्नओवर है 7 लाख, कितना है 7 लाख, और दिल्ली में मेरा टर्नओवर है 36 लाख। बताओ रजिस्ट्रेशन कहाँ चाहिए, नहीं नागालैंड में 7 लाख, दिल्ली में 42 लाख, दिल्ली में 42 लाख, बताओ जीएसटी नंबर कहाँ लो, ये लेना है नहीं लेना, दोनों का लेना है, वहां तो 7 लाख है। अभी तो आपने जरा गवर्नमेंट अरे मैं उसका देखूं, उस वाली रजिस्ट्रेशन का देखूं, 7 लाख है, गवर्नमेंट थोड़ा वाइडर स्कोप रखता है, ये मेरी काम में है। इसके पीछे रीजन चाहिए मुझे, यस, आगे क्या लिखा हुआ है, पैन बेसिस पे, ठीक है। तो जीएसटी नंबर दोनों का अलग अलग होगा, पर उनमें पैन नंबर तो सेम है।
तो अगर आपको वो जो पैन नंबर है उस पूरे पैन नंबर पे आपको टर्नओवर कैलकुलेट करना है पूरे इंडिया में। एक और मेरा सवाल, मान लो मैं जो प्रोडक्ट बेचता हूँ, ठीक है, उस पे 12% जीएसटी लगता है। कितना लगता है? 12%। ठीक है, मेरा टर्नओवर है 35 लाख, मेरा टर्नओवर है 35 लाख प्लस जीएसटी लेता हूँ, या मान लो मेरा टर्नओवर है 38 लाख प्लस 5% जीएसटी, थोड़ा सा अलग से 39 लाख मेरा टर्नओवर कितना है? एक ही स्टेट में काम कर रहा हूँ, 39 लाख रुपीस की गुड्स बेचता हूँ, प्लस मैंने कस्टमर से 5% उससे क्या करा? जीएसटी चार्ज कर दिया। कितना हो गया? करीब करीब 2 लाख रुपए हो गया। तो 41 लाख रुपीस का मेरे को रेवेन्यू आया। अब आप बताओ जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना है या नहीं लेना? नहीं लेना। नहीं लेना, क्योंकि हम क्या करेंगे, जितने भी टैक्सेस लगेंगे उनको एक्सक्लूड करेंगे। ठीक है, करेंगे। अच्छा, जितने भी टैक्स लगेंगे, है ना। अब मेरा आप लोगों से एक सवाल कि मान लो मैं दारू भी बेच रहा था, तो दारू पे एक्साइज ड्यूटी लगती है, ठीक है, या मैं दारू मैन्युफैक्चर करता हूँ, मैंने आगे सप्लाई कर दी, मैंने क्या करा? आगे सप्लाई कर दी दारू, और उसमें मैंने एक्साइज ड्यूटी भी कस्टमर से चार्ज कर दी। अब आप बताओ, क्या वो एक्साइज ड्यूटी को इंक्लूड करूंगा या नहीं करूंगा? इसमें एग्रीगेट के अंदर, हाँ, इसके हिसाब से तो करोगे, क्योंकि इसके इसमें हिसाब से नहीं करेंगे, बट एक्सक्लूड सेंट्रल टैक्स मींस सीजीएसटी एक्ट। इसकी डेफिनेशन है सेंट्रल टैक्स की, मींस टैक्स लेविड अंडर सीजीएसटी एक्ट, स्टेट टैक्स, यूनियन टेरिटरी टैक्स एंड इंटीग्रेटेड टैक्स। एंड व्हाट इज दिस? एजुकेशन सेस नहीं, मैंने इनकम टैक्स नहीं पढ़ रहे हैं। दिस इज जीएसटी कंपनसेशन टू स्टेट सेस। आप लोगों को पता है जीएसटी कंपनसेशन टू स्टेट सेस है क्या? बताओ। गार्ड्स के ऊपर लगता है, ये देखो बेसिकली ये अमीर लोगों के ऊपर लगता है और गंदे गंदे लोगों के ऊपर लगता है। किससे लगता है? देखो, एक तो गंदे लोगों को टैक्स लगे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, क्योंकि उनके पास पैसा ज्यादा होता है तभी गंदे बनते हैं, ठीक है, और दूसरा अमीर लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं आपको बताता हूँ, मेरे को ये बता दे जीएसटी कंपनसेशन टू स्टेट सेस, आपने ये बता दें किस पे लगता है। अब आप मुझे ये बता दो क्यों लगता है। ये जैसे एक पर्टिकुलर जो बजट होता है, जैसे ये बंगाल के अंदर हुआ था ममता बनर्जी वाला, जिसके अंदर उनके पास उतना रेवेन्यू ही नहीं आया और उससे ज्यादा का सीजीएसटी सेंट्रल के पास चला गया। स्टेट के बात पास, बिल्कुल ठीक कह रहे हो सर, बात बिल्कुल आपने लिंक पकड़ लिया। स्टेट के पास जो है ना वो रेवेन्यू आना चाहिए था, लेकिन चला जाता है सेंटर के पास, तो उसको कंपनसेट कराने के लिए स्टेट सेंटर को बोलते हैं कि पैसे दो। देखो, जितना भी कानून बनता है ना जीएसटी में, जितना भी कानून बनेगा वो जीएसटी काउंसिल रिकमेंड करेगी। जीएसटी काउंसिल सिर्फ सरकार की नहीं, सेंटर की नहीं है, स्टेट और सेंटर दोनों की है। तो अगर स्टेट वालों को कोई पंगा होगा तो क्या वो जीएसटी लाने देते? जीएसटी लाने देते? अब क्या हुआ, पहले का जो वैट वाला सिस्टम था, दैट वाज बेस्ड ऑन इमरजेंसी पॉइंट। कहां से चीजें एमर्ज हो रही है, वहां पे वैट कलेक्ट कर, वहां पे अगर हम इंटरस्टेट ट्रांजैक्शन करते थे तो क्या लगता था? सी फॉर्म, सीएसटी, सेंट्रल सेल्स टैक्स लगता था। सेंट्रल सेल टैक्स का एक नियम था, जिस सरकार के राज्य से गुड्स मूव करेंगे उसके पास जाएगा, ठीक है। तो इट इज बेस्ड ऑन इमरजेंसी पॉइंट एंड इट इज बेस्ड ऑन कंजम्पशन पॉइंट। जीएसटी इज द कंजम्पशन डेस्टिनेशन बेस्ड कंजम्पशन टैक्स ना, जहां पे कंजम्पशन होगा। अब आप बताओ, दिल्ली में मैन्युफैक्चरिंग ज्यादा है या छत्तीसगढ़ में? कर्नाटका में मैन्युफैक्चरिंग ज्यादा है या दिल्ली में? वजीरपुर डिपो मत देखना, वो वजीरपुर छोटी सी है वो। दिल्ली में ज्यादा प्रोडक्शन है, दिल्ली में कंजम्पशन ज्यादा है। दिल्ली में क्या है? कंजम्पशन ज्यादा है, और प्रोडक्शन कहाँ पे ज्यादा है? साउथ। तो वो साउथ की जो जितने भी स्टेट्स थे उन्होंने बोला अगर जीएसटी आ गया तो सारा रेवेन्यू किसके पास जाएगा? केजरीवाल के पास। क्योंकि दिल्ली में कौन बैठे हैं? कंज्यूमर। आपको पता है ना, आप क्रेडिट लेते हो तो आखिरी में टैक्स कौन दे रहा है? कंज्यूमर दे रहा है। तो जहां कंज्यूमर होगा तो सरकार के पास टैक्स चला जाएगा। बाकी सारी जो अगर इंटरस्टेट सप्लाई हो रही है तो उनका तो टैक्स भूल जाता है, वो तो क्रेडिट मिल जाता है उसका तो सप्लायर क्या करते हैं, सारे क्रेडिट बुक कर लेते हैं, तो वो वापसी क्लेम कर लेते हैं।
तो इन सरकारों को प्रॉब्लम होने लगी। उन्होंने कहा जीएसटी आने से हमारा टैक्स क्या हो जाएगा, गिर जाएगा। तो इनको बोला गया कि हम क्या करेंगे, आने वाले 5 साल देखेंगे। क्या देखेंगे, पहले 3 साल बोले थे, अब 5 साल बोलेंगे। हम 5 साल देखेंगे जीएसटी के बाद, 2017 से 2022 तक देखेंगे, और हम ना कंपेयर करेंगे पिछला रेवेन्यू विद सम इन्फ्लेशन विद सम ग्रोथ रेट, कि आपका टैक्स कितना होना चाहिए था, आपका टैक्स कलेक्शन कितना होना चाहिए ओल्ड रिजिम के हिसाब से, और जीएसटी में आपका कलेक्शन कितना हुआ। अगर किसी सरकार का, स्टेट गवर्नमेंट का रेवेन्यू कम हुआ तो उसको हम कंपेंसेट करेंगे। नाम इसलिए क्या है, जीएसटी कंपेंसेशन टू स्टेट्स। सेस, सेस इसलिए रखा गया क्योंकि एक ऐसा टैक्स होता है सेस जो कि किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए लगाया जाता है, और ये कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया का पार्ट नहीं है। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के अंदर जो इनकम टैक्स जाता है वो किसी भी पर्पस के लिए खर्च किया जा सकता है। ठीक है, अब ये लगाया किस किस चीजों पे गया, जितने भी डीमेरिटेड गुड्स है, जैसे टोबैको, ठीक है, बीड़ी, और जैसे आपका क्या कहते हैं अरेटेड वाटर, अमीरों का पानी, ठीक है। दूसरा गाड़ियां, लग्जरी गाड़ियां, तो आपका जैसे जो 1600 सीसी से ऊपर की जितनी भी गाड़ी है सब पे कितना परसेंट टैक्स है, 22%। कितना है, और 28% क्या है, जीएसटी का रेट, जीएसटी का हाँ अलग अलग है, किसी में 17 है, हाँ किसी में 22 है, ऐसे करते हैं, आईएस 22 है। और वो डिपेंड करता है कि आपका, हाँ वो उन्होंने बता रखा है कि आपका इतनी सीसी का इंजन होना चाहिए। नेक्स्ट इज, अभी आपको समझ में आ गया, तो बताओ एग्रीगेट टर्नओवर करते हुए क्या आपको ये देखना है कि टैक्सेबल है या नहीं है। आपको सारा रेवेन्यू लेकर चलना है। क्या लेकर चलना है, सारा रेवेन्यू लेकर चलना है, और पूरे इंडिया के बेसिस पे देखो उसके जितनी भी स्टेट्स पे रजिस्ट्रेशन है सबका टर्नओवर लेकर चलना, और टैक्स का अमाउंट इंक्लूड करके कौन से वाले टैक्स का, जीएसटी वाले। ठीक है, नेक्स्ट, अब नेक्स्ट आता है कस्टम फ्रंटियर्स ऑफ इंडिया। ये कंसेप्ट भी हम आगे जाके यूज करेंगे। इसका मतलब क्या होता है कस्टम फ्रंटियर्स ऑफ इंडिया, बताओ। कस्टम फ्रंटियर्स का मतलब वो इलाका जहां पर कस्टम अथॉरिटीज के पास पावर है, किसकी जुरिसडिक्शन, क्या, कि वो एरिया होता है जिसपे किसकी पावर है, कस्टम अथॉरिटीज की जुरिसडिक्शन। अब इसके अंदर क्या क्या आता है, कस्टम स्टेशन। कस्टम स्टेशन में आपका कस्टम पोर्ट आ जाता है, अगर शिप के केस में कस्टम पोर्ट होगा, जैसे हमारा कांडला पोर्ट हो गया। फिर हमारा क्या आता है बताओ, कस्टम एयरपोर्ट और इनलेट कस्टम स्टेशन। वाटरवेज नहीं, वाटरवेज नहीं आएंगे, समुद्र नहीं आता, जहां पर पोर्ट बना हुआ है, कस्टम पोर्ट बना हुआ है वो आता है, कस्टम एयरपोर्ट आता है, और लैंड कस्टम स्टेशन होते हैं। ये क्या होते हैं लैंड कस्टम स्टेशन, लैंड के थ्रू भी सामान आता है, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट होता है। अगर हमें बांग्लादेश से सामान मंगाना है तो लैंड के थ्रू आ सकता है, ठीक है, पाकिस्तान से मंगाना लैंड के थ्रू आ सकता है, नेपाल भूटान से, तो उनके भी स्टेशन होते हैं, जैसे टोल टोल होता है ऐसे ही उनके भी स्टेशन होते हैं, उनके भी स्टेशन होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, लैंड कस्टम स्टेशन। एक और कंसेप्ट होता है इनलैंड कंटेनर डिपो, पता है क्या होता है, इनको हम ड्राई पोर्ट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ड्राई पोर्ट। क्या होते हैं ड्राई पोर्ट, देखो अगर मेरा मुंबई पे माल आ रहा है, यूएस से मेरे ड्राई फ्रूट कहाँ पे आ रहे हैं, मुंबई पे आ रहे हैं, मुंबई पोर्ट पे आ रहे हैं, और मान लो मैंने 10 ट्रक करके सामान मंगाया है, तो मैं 10 ट्रक वहां पे पहले क्लियर कराने जाऊंगा, अरेंज करूंगा, इससे सस्ता मुझे रेल नहीं पड़ेगा। तो सरकार ने क्या कर रखा है, जैसे आपका कुंडली है, ठीक है, जैसे आपका तुगलकाबाद है, यहाँ पे क्या कर रखी है, यहाँ पे कस्टम की क्लियरेंस की फैसिलिटी दे रखी है, यहाँ पे बिल ऑफ एंट्री फाइल करो और अपना माल क्लियर करा लो। तो क्या यहाँ पे आसपास पानी है, नहीं है, पर आप अपनी जो क्लियरेंस मुंबई पोर्ट पे कराते हो यहाँ करा सकते हो। दैट्स व्हाई दे आर नोन एज इनलैंड कंटेनर डिपो और ड्राई पोर्ट। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट कंसेप्ट इज, these are designations, these are the basic concepts. Next is non taxable online recipient, non taxable online recipient. This is very important। ये किस चीज के लिए बताओ, OIDAR पढ़ेंगे ना हम लोग, हाँ जब हम OIDAR पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, OIDAR पढ़ेंगे तब काम आएगा ये। ठीक है, तो क्या कहते हैं, कहते हैं कोई भी सरकार, क्या है नॉन टैक्सेबल ऑनलाइन रिसिपिएंट, क्या है कोई भी सरकार, कोई भी लोकल अथॉरिटी। लोकल अथॉरिटी क्या होती है, we have 3 tier structure in our country,
First is on top is central government, then we have state government, and then we have panchayats and municipal corporation and cantonment boards. These are all local authorities. Then any governmental authority. Governmental authority means जैसे आपके जितने भी रेगुलेटर्स है, पेंशन फंड रेगुलेटरी अथॉरिटी, टेलीफोन रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, सेबी, आरबीआई, तो दीज आर ऑल गवर्नमेंटल अथॉरिटी. और कोई ऐसा इंडिविजुअल और एनी अदर पर्सन जिसने जीएसटी में रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं ले रखा, क्योंकि क्या है, अनरजिस्टर्ड है. कोई भी ऐसा पर्सन जिसने रजिस्ट्रेशन नहीं ले रखा, हम ये कह सकते हैं अनरजिस्टर्ड पर्सन. नेक्स्ट, जो कि क्या कर रहा है, रिसीव कर रहा है ऑनलाइन इंफॉर्मेशन, डाटा एक्सेस और रिट्रीवल सर्विसेज. अब आप मुझे एक बात बता दो, OIDAR सर्विसेज होती क्या है? मैंने लास्ट क्लास में बताया था, वो लास्ट क्लास. OIDAR सर्विसेज होती क्या है? जैसे जो कस्टमर नेटफ्लिक्स वगैरह से ले रहा है. हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप. बाकी सर, अभिषेक सर, मैंने इनसे पूछा OIDAR सर्विसेज क्या होती है, फुल फॉर्म बता रहे हैं, ऑनलाइन इंफॉर्मेशन डाटा एक्सेस एंड. तो मेरे को भी जीएसटी, अगर तुम मुझे जीएसटी क्या है, गुड टच बताओ ना क्या होती है, सिर्फ इसको बताएं. क्लाउड कंप्यूटिंग बताया, बिल्कुल ठीक है. ऑनलाइन इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन इज ऑनलाइन. एक्सेस और रिट्रीवल में फर्क क्या होता है, बस इतना बताओ. एक्सेस और रिट्रीवल, एक्सेस हम बस देख सकते हैं. बेटा तो नेटफ्लिक्स पे खुद भी वीडियो डालता है और खुद भी देखता भी है, ऐसा होता है? देखो एक्सेस करता है या दोबारा देखता है, स्टोर करके देखता है, ये बता दो. एक्सेस मतलब हम बस देख सकते हैं. हाँ, जो नेटफ्लिक्स प्रोवाइड कर रहा है दैट इज ऑनलाइन इंफॉर्मेशन एक्सेस सर्विसेज. बट अगर GoDaddy आपको कहता है हम क्लाउड कंप्यूटिंग प्रोवाइड कर रहे हैं, हमारा सर्वर लो, यहाँ पे डाटा अपना स्टोर करो और उसको लॉगिन करके दोबारा एक्सेस कर लो, दैट इज एक्सेस. ओके, तो कोई भी अगर आपको वेबसाइट होस्टिंग की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, आपको क्या कहते हैं डाटा स्टोरेज की, क्लाउड कंप्यूटिंग की, या आपको नेटफ्लिक्स जैसी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, तो सारी सर्विसेज किसका एग्जांपल है? OIDAR. ठीक है. नेक्स्ट क्या कह रहा है? इन रिलेशन टू एनी पर्पस अदर देन कॉमर्स, इंडस्ट्री और एनी अदर बिजनेस और प्रोफेशन लोकेटेड इन टैक्सेबल टेरिटरी. इसका मतलब क्या हुआ? आप एक बताओ, मान लो अभिषेक सर है, उन्होंने स्टार्टर CFO के पर्पस से क्लाउड कंप्यूटिंग की सर्विसेज ले ली, तो क्या वो यहाँ पर नॉन टैक्सेबल? मान लो स्टार्टर CFO इज नॉट रजिस्टर्ड बिकॉज टर्नओवर इज वेरी लेस एंड स्टार्टर CFO इज नॉट रजिस्टर्ड, बट Abhishek sir has taken services of cloud computing for business purpose. For business purpose. Now, whether he is non-taxable online recipient or not. Why? Because आप अगर कब पर्सनल पर्पस के लिए ले रहे हो, तभी आप क्या कहलाओगे? नॉन टैक्सेबल ऑनलाइन रिसिपिएंट. अब नॉन टैक्सेबल ऑनलाइन रिसिपिएंट का मतलब क्या है, समझी बता रहा हूं. कोई भी ऐसा अनरजिस्टर्ड पर्सन, कोई भी ऐसा अनरजिस्टर्ड पर्सन, कहां पे अनरजिस्टर्ड? जीएसटी में रजिस्ट्रेशन ले नहीं रखा, जो कि क्या ले रहा है? OIDAR सर्विसेज ले रहा है. दूसरी कंडीशन, किस पर्पस के लिए ले रहा है? पर्सनल पर्पस के लिए, पर्सनल कंजम्पशन के लिए ले रहा है, और जो कि कहां पर है? जो हमारे इंडिया में लोकेटेड, कहां पर है? इंडिया में है. उसको हम क्या बोलेंगे? नॉन टैक्सेबल ऑनलाइन. ठीक है. अब यहाँ पे एक और बात कहता है, क्या ये छोड़ो, ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट. ठीक है. नेक्स्ट इज रिवर्स चार्ट. नाउ वी आर एट रिवर्स चार्ट. रिवर्स चार्ट समझ में आता है क्या? इसमें क्या होता है? इसमें लायबिलिटी, टैक्स लायबिलिटी, सरकार को टैक्स पे करके आने की लायबिलिटी सप्लायर की नहीं होती, किसकी होती है? इसके लिए कौन कौन से सेक्शन है? देखो 9394 किसका है? TGST और SGST एक्ट का, और IGST एक्ट का 5355. Next is now I want to ask the definition. Now a question for you is taxable person. Who is taxable person? Who is taxable person? बताओ. Person who is liable to pay tax. But मैं आपको यहाँ पर बता दूं, यहाँ पे taxable person किस किस की लायबिलिटी है, किस किस को GST लगेगा. समझ लो मेरी बात, किस किस को GST लगेगा.
जीएसटी उसको लगेगा, जीएसटी सरकार को उसको पे करके आना है जो कि क्या है, टैक्सेबल पर्सन। ठीक है, अब टैक्सेबल पर्सन दो ही है, या तो जीएसटी नंबर ले रखा हो, वजह कुछ भी हो सकती है, या फिर लेने के लिए लायबल हो, लेने के लिए लायबल हो। सपोज मैं सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूँ, एजुकेशन सर्विसेज, मेरा टर्नओवर है 16 लाख, बताओ मैं टैक्सेबल पर्सन हूं या नहीं? देखो मेरी सर्विसेज पे टैक्स लगता है, मेरी सर्विसेज पे दे आर नॉट एग्जेम्प्ट, बट आप मुझे बता दो क्या मुझे जीएसटी चार्ज करना है या नहीं करना है? क्यों करना है भाई? अब मैंने क्या बोला, टैक्सेबल पर्सन को ही टैक्स लगाना है अपने आउटपुट पे। तो टैक्सेबल पर्सन कौन था? या तो रजिस्ट्रेशन ले रखा है या रजिस्ट्रेशन लेने के योग्य नहीं है यार, योग्य एलिजिबल, लायबल लेना पड़े, पर उसको लेना चाहिए, लेना चाहिए। तो आप बताओ मैं 16 लाख का टर्न, ठीक है, टैक्सेबल सर्विसेज दे रहा हूँ, क्या मैं जीएसटी का रजिस्ट्रेशन ले रखा है? नहीं ले रखा। क्या मेरे ऊपर लायबिलिटी आती है रजिस्ट्रेशन लेने की? तो मेरे को जीएसटी पे नहीं करना, मैं जीएसटी चार्ज नहीं करूंगा, बिकॉज आई एम नॉट अ टैक्सेबल पर्सन। पर क्या हुआ, मेरे को अभिषेक सर ने बोला कि मनु अब हम आपके ऑफलाइन लेक्चर्स नहीं लगवाएंगे, ठीक है, हमारे लोग सिंसियरली सुनते नहीं है, 2-3 लोगों को सुनना होता है, तो अब हम ऑनलाइन कराएंगे। हम क्या कराएंगे? ऑनलाइन कराएंगे। तो ऑनलाइन में इन्होंने बोला अब बताओ मैं ना जूम के थ्रू सर्विसेज दे रहा हूँ, किसके थ्रू दे रहा हूँ? जूम के थ्रू दे रहा हूँ। या मान लो मैंने क्या करा, आपने नाम सुना होगा यूडेमी, यूडेमी सुने? यूडेमी पे मैंने अपने कोर्सेज रिकॉर्ड कर दिए और वहां से मेरे को इनकम आ रही है, मेरा टर्नओवर है 13 लाख। अब आप एक बताओ मेरे को जीएसटी चार्ज करना है या नहीं करना? क्यों? हाँ तो उससे क्या हुआ? ये सही बोल रहे सर, थोड़ा ठीक बोल रहे सर। व्हाट इज योर ओपिनियन? मेरा 13 लाख रुपए का टर्नओवर है, ठीक है, पहले मैं यहाँ फिजिकली पढ़ा रहा था, अब मैं यूडेमी पे पढ़ा रहा हूँ, बताओ प्रोवाइड कर, टैक्स लगाऊं या नहीं लगाऊं? लगाना पड़ेगा। आई हैव टू टेक द रजिस्ट्रेशन। अब रजिस्ट्रेशन में दो सेक्शन है, कौन कौन से? 22 और 24। 22 पे हमें क्या देखना है? एग्रीगेट टर्नओवर जो अभी हमने पढ़ा वो लिमिट, हम हमेशा वो देखते हैं। 24 भी देखना है। 24 में क्या है? कंपल्सरी है रजिस्ट्रेशन। क्या टर्नओवर जीरो? क्या टर्नओवर जीरो? आपको रजिस्ट्रेशन लेना ही लेना है जिस दिन से आपने बिजनेस स्टार्ट कर दिया। इसमें आपको बता दूं मैंने अभी क्या बोला, सबसे पहले हम 24 पढ़ते हैं, 24 से अगर बाहर आ जाते हैं तब 22 लगाते हैं। हम गलती क्या करते हैं? हम सिर्फ टर्नओवर देख रहे हैं, हम सिर्फ क्या देख रहे हैं? टर्नओवर देख रहे हैं। क्लाइंट को बोल रहे हैं आपको रजिस्ट्रेशन नहीं लेनी, उनको दिलवाओ तभी तो तुम्हारे क्लाइंट बनेंगे। लॉजिकली क्यों लेना मैं बता रहा हूँ। अगर आप सेक्शन 24 खोलकर देखोगे तो उसके अंदर लिखा हुआ है एनी पर्सन मेकिंग सप्लाई थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर एंड यूडेमी इज द ई कॉमर्स ऑपरेटर। यूडेमी ई कॉमर्स ऑपरेटर है, उसमें ई कॉमर्स ऑपरेटर को भी लेना पड़ता है और सप्लायर हु इज मेकिंग सप्लाई थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर दोनों को लेना है। टर्नओवर लिमिट देखनी तब भी लेना है सर। देखो सर ये हमारे ना इंडिया में प्रॉब्लम है क्या? वी हैव लॉ विदाउट एडमिनिस्ट्रेशन, वी हैव लॉ विदाउट एडमिनिस्ट्रेशन। कानून है पर उसकी एडमिनिस्ट्रेशन टेक्निकली दे कैन इम्पोज ऑन ईच एंड एवरी पर्सन डिलीवरिंग सर्विसेज थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर। इवन अनअकैडमी के जितने टीचर्स हैं सबको क्या लेना चाहिए? बिकॉज अनअकैडमी पे जितने भी टीचर्स हैं सारे सैलरी पे नहीं है, किस पे है? 3-3 हजार रुपए पर घंटे की सैलरी, वो रेम्युनरेशन पे, तो उनको लेना एक बार आपका डाउट देना पड़ेगा। ब्रोकर पे आने से पहले सरकार क्या बोलती है? जिसकी हैसियत है और ई कॉमर्स ऑपरेटर, द पर्सन सप्लाइंग थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर, इसके पीछे लॉजिक क्या है? जो इंसान ब्रोकर पे अपने आप को रजिस्टर करा देता है जीएसटी का फॉर्म नहीं भर सकता, ओयो के थ्रू ही सबको लेना है। तो मेंटोर बनने की कोशिश कर रहे थे? हाँ करी है,
सर ये 18,000 रुपए की नौकरी ढूंढ रहा है मैं ये बता दूं 18,000 को ऑफर किया वो पार्ट टाइम है ना सिगरेट बीड़ी और दारू को वैसे भी लेना पड़ता है ऊपरी कमाई है मून लाइटिंग कंसेप्ट देखो मून लाइटिंग कंसेप्ट वो मेरे वैसे यहाँ पे मून लाइटिंग हो रहा है फिर जाके सर देख लो आपको तानी दे रही है ओवर टाइम विदाउट पे ये विदाउट पे आप यार क्या चेहरे से पता चला मैं क्या कह रहा हूँ मेरा कंसेप्ट क्या है मैंने क्या बोला कि जितने भी लोग इसके थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू अप्लाई कर रहे हैं लिखा हुआ है सेक्शन 24 के अंदर उनको लेना पड़ेगा ठीक है अब एक और क्वेश्चन दे रहा हूं मान लो आपने नाम सुना है 15 नंबर चावल वाला दाल चावल वाला खाड़ी बाउली वो आजकल क्या कर रहा है अपनी एजेंट एजेंसी दे रहा है लोगों को कि जाओ मेरा माल बेच दो मैं उससे 5 लाख रुपए की दाल चावल ले आया ठीक है बताओ उसने रजिस्ट्रेशन ले रखा होगा नहीं और ले रखा होगा क्यों ले रखा होगा टर्नओवर की वजह से किस वजह से ले रखा होगा टर्नओवर की वजह से अब मैं 5 लाख रुपए की दाल चावल बेच रहा हूँ बताओ मुझे रजिस्ट्रेशन चाहिए या नहीं चाहिए मुझे सर 5 लाख रुपए ऑनलाइन कोटा बेच रहा हूँ आप ये बताओ क्यों ले रहे हैं ये बताओ रीजन yes agent is covered under section 24 so you have to see section 24 first then you have to go for section 20 शेड्यूल 1 कुछ और अलग हो गया अब तुम्हारे डाउट का मैं वो क्लियर कर देता हूँ क्योंकि मैं किसी का डाउट पेंडिंग नहीं छोड़ता जो मेरे को आता होता है ठीक है तुमने बोला सैलरी अन अकेडमी पे कोई भी टीचर सैलरी पे नहीं जो लगता है सैलरी तो डाउट सॉल्व करो तुम्हें उन्होंने ऑफर किया होगा कि हमारे मेंटर सेशन ले लेना जो भी बच्चों को मतलब कैसे प्लान बनाना चाहिए सीए के लिए पढ़ना चाहिए तो तुमने कहा मैं आईपीसीसी के बच्चों को गाइड कर दूंगा नहीं ऐसी जॉब मिलती है और पीरियड 18,000 रुपए ठीक है बट फॉर टीचर्स दे हैव अ पे ऑफ 2500 3000 5000 पर आवर ओके अरे ई कॉमर्स ऑपरेटर में वो ये इनका डाउट बिल्कुल वैलिड है इन्होंने बोला सर मैं जो ऑर्डर लेता हूँ मैं ऑर्डर जो लेता हूँ अपनी जो ड्राइविंग सर्विसेज दे रहा हूँ वो तो ओला उबर के थ्रू दे रहा हूँ ओला उबर को क्या कहती है हाँ उसके लिए सर्कुलर आता है उसके लिए सरकार ने क्या कर रखा है नोटिफिकेशन निकालो दो को माफ कर रखा है एक तो होटल वालों को कर रखा है और एक क्या होटल वालों के लिए भी कुछ लिमिट है अगर उनका किराया 1000 रुपए तक का वो मैंने नहीं देखा वो मैंने नहीं ठीक है चल सकते हैं अभी नेक्स्ट इज टैक्सेबल पर्सन हु इज टैक्सेबल पर्सन अरे ये है ही नहीं या तो तुम रजिस्टर्ड हो या लायबल टू रजिस्टर हो अब रजिस्टर्ड वाले को एनालाइज करो मान लो मेरा टर्नओवर पहले बहुत ज्यादा था फिर उसके बाद मेरी ड्यू में जॉब लगी मैंने अनअकैडमी छोड़ दिया मान लो वहां मेरा 28 लाख का टर्नओवर था मेरे ड्यू में 12 लाख की ज्वाइन कर दी ठीक है अब आप मुझे एक बताओ अब मेरा कोई भी टर्नओवर नहीं है ठीक है क्या मुझे अब दरकार है रजिस्ट्रेशन पर मैंने पुराना 2018 में रजिस्ट्रेशन नहीं किया बताओ नहीं अभी पहले ले रखा है बताओ जीएसटी पे करूंगा नहीं करूंगा मान लो मेरा एक क्वेश्चन है आप लोगों से मेरा टर्नओवर हो गया था 22-23 लाख रुपए सर्विस का अनअकैडमी ठीक है मैंने जीएसटी नंबर ले लिया मैंने जीएसटी नंबर ले लिया और मैं जीएसटी चार्ज करने लग गया किससे अनअकैडमी से और जिन ढांचा मैं पढ़ाता हूँ अब मेरा आपसे एक सवाल है हाँ मैंने जॉब ज्वाइन कर लिया मैं अब मैं सिर्फ लाख रुपए का पढ़ाऊँ क्या करता हूँ लाख रुपए का पढ़ाता हूँ तो बताओ क्या मैं टैक्सेबल पर्सन हूँ या नहीं मैं टैक्सेबल पर्सन हूँ चाहे मेरा 12 लाख रुपए आ रहे हैं मुझे किससे सैलरी आ रही है ड्यू से और 3 लाख रुपए आ रहे हैं कोचिंग से मेरा एग्रीगेट टर्नओवर 12 लाख रुपए मुझे सैलरी से आ रहा है 12 लाख रुपए सैलरी से आ रहा है और 3 लाख रुपए मुझे कोचिंग से आ रहा है आप मुझे ये बता दो मेरा एग्रीगेट टर्नओवर कितना है क्यों ये रीजन देगा बताओ मेरे मदद में आता है तुम्हें रीजन पता है मुझे पता है इसको पता है एग्जैक्ट रीजन पता है बताओ क्यों होगा
जीएसटी पे उसको लाए तो थोड़ी आप सैलरी ले। बेटा तुम सीए फाइनल अभी मत देना है सीए फाइनल अभी मत देना, ठीक है। और बताओ, मैंने 3 लाख रुपए की सर्विसेज देता हूँ, 3 लाख रुपए बिजनेस से, फिर आपसे सवाल है, ठीक है। 3 लाख रुपए की मैं एजुकेशन सर्विसेज देता हूँ, ठीक है, आना चाहिए 3 लाख का वहां पे टर्नओवर आ रहा है सर्विसेज से, रेंटरिंग और सर्विसेज। 13,60,000 रुपए का मेरा पैकेज है डील का, ठीक है। आप मेरा टर्नओवर बता दो एग्रीगेटर। 3 लाख मतलब जितना अकेडमी को दिया होता है मैं डील से कितने लेता हूँ? क्यों बाहर है, क्यों बाहर है, क्यों बाहर, सैलरी को बाहर क्यों कर रहे हो? एम्प्लॉयर एम्प्लॉय, हाँ शेड्यूल नंबर 3 वो सप्लाई नहीं है। ड्राफ्टिंग के पैसे मिलते हैं, ड्राफ्टिंग के पीछे मिलते हैं ना। आप क्लाइंट को हाँ या ना ना बोलते हो, ऐसे बोलते हो। नहीं, आपने बताया तो था एम्प्लॉयर एम्प्लॉय सर वो है क्या? आप ही बताओ, दारू को भी तो ले रहे हो ना, दारू पे टैक्स नहीं लगता, उसको क्यों इंक्लूड कर? वो सप्लाई है, हमें सप्लाई की डेफिनेशन देखनी है। शेड्यूल 3 में क्यों सैलरी इनकम क्यों बाहर है? क्योंकि प्रोवाइडिंग सर्विसेज इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट इज आउट ऑफ सप्लाई, डेफिनेशन ऑफ सप्लाई। तो सप्लाई की तो आप उसको नॉन टैक्सेबल टैक्सेबल कुछ भी नहीं कह सकते, वो सप्लाई ही नहीं है, ठीक है। अब एक और सवाल है, इसका रीजन देखो, अब आपसे देखो ना, ठीक है। तो स्टार्टर सीएफओ का बच्चा फेल नहीं होना चाहिए। मान लो मैंने ऑनलाइन ट्रेडिंग करी किसकी, शेयर्स की, मेरा टर्नओवर है 20 करोड़, मेरा टर्नओवर है कितना, 20 करोड़। 20 करोड़। अब बताओ मेरा एग्रीगेट टर्नओवर कितना, 3 लाख रुपए मुझे आ रहे हैं ट्रेडिंग करें, हाँ ट्रेडिंग करें, बाइंग मैंने बाय करे और 20 लाख रुपए के शेयर बेच दिए। 3 लाख ही है, नहीं 20 करोड़ रुपए के शेयर बेच दिए, 3 लाख है, क्यों? रीजन दिए ना मुझे। आपने सिक्योरिटीज जो है किसी शेड्यूल के अंदर लिखा हुआ है क्या? सिक्योरिटीज का बताया था उन्होंने, गुड्स या सर्विस के डेफिनेशन सिक्योरिटी क्लॉज 52 सेक्शन 2 क्लॉज 102 गुड्स और सर्विसेज की दोनों की डेफिनेशन है, वो दोनों से बाहर है, इसलिए वो भी सप्लाई नहीं बनेगा। बोला फाइनल वाला। हाँ पहले बता दिया। अच्छा आप एक बात बताओ, मेरे जीएसटी नंबर ले रहे हैं, अब मेरा टर्नओवर बहुत कम हो गया, 20 लाख से कम हो गया है। इनकी वीडियो बंद हो गई। सर मैं ना अगली बार से ना मैं आपको लॉजिटेक का ना ब्रियो वाला कैमरा दे अपना एक्सटर्नल, उसमें 4K क्वालिटी रिकॉर्डिंग हो। ठीक है चलो आप ये देख लेंगे। ठीक है, तो अब आप मुझे बताओ, मेरा मेरा टर्नओवर बहुत कम हो गया, जीएसटी लगाऊं या नहीं लगाऊं? इसके तो लगा दो, जब तक रजिस्ट्रेशन ले रखा है आपके ऊपर शिकंजा रहेगा, आप टैक्सेबल पर्सन, आप टैक्सेबल पर्सन, अगर आप टैक्सेबल पर्सन हो तो आप भी टैक्सेबल सप्लाई कर रहे हो, उस पर आपको क्या देना पड़ेगा, जीएसटी देना पड़ेगा, ठीक है। अब मान लो मेरा टर्नओवर है 42 लाख, कितना है 42 लाख, मैंने जीएसटी नंबर नहीं लिया, मैंने कहा हार्ड हो जाए मोदी, क्या कर देगा, कोई नहीं पकड़ सकता, मुझे डर नहीं लगता, मुझे डर नहीं लगता, ठीक है। बेटा मैं जहाँ पढ़ा रहा हूँ ना वो मोदी की यूनिवर्सिटी है, मैं मोदी की यूनिवर्सिटी। अरे इसने शिवम इसके दोस्त में 70-80 लाख में ले चुका है, इसके उधर कर रहा है अपना रिकॉर्ड हो रहा है बेटा मोदी कोई वो मोदी की नहीं, मोदी पुलिस वाला मोदी, ललित मोदी सुष्मिता सेन वाला। अब आप मुझे ये बताओ, कल को तुम मुझे ब्लैकमेल नहीं करोगे? आप मुझे ये बताओ, देखो मेरे को डर नहीं लगता, आप ये देखो मेरे से जो बहुत ऊपर चार्टर्ड अकाउंटेंट है वो तो अच्छे से प्लेटफॉर्म पे ना सारी चीजें बोल रहा है, मैं ये नहीं कह रहा घपले कैसे किए जाते हैं, हाँ बताते हैं वो, तो आपका जो ट्रांसफर प्राइसिंग में जो क्या कहते हैं मैनिपुलेशन होती है, डिस्कस होती है, कैसे आपका डबल आयरिश विद डच सैंडविच टेक्निक से कैसे स्टारबक्स में क्या कहते हैं जीरो टैक्स कर रखा है, माइक्रोसॉफ्ट ने जीरो टैक्स कर रखा है ये टेक्निक्स है। पर मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि मान लो मेरा 42 लाख रुपए का टर्नओवर है गुड्स का,
मैंने जीएसटी नंबर नहीं ले रखा, अब बताओ मेरे को टैक्स पे करना है नहीं करना? टैक्सेबल पर्सन हूँ, इसलिए टैक्स पे करना है, रजिस्ट्रेशन नहीं है। नेक्स्ट इज इंडिया। इंडिया का मतलब क्या है? इंडिया का मतलब क्या है? क्यों हम पढ़ रहे हैं डेफिनेशन? बिकॉज जीएसटी का कानून टैक्सेबल टेरिटरी में लगता है, इसमें लगता है, और ये डेफिनेशन आपको हेल्प करेगी किस चीज में? इंपोर्ट और एक्सपोर्ट वाले चैप्टर में, कि क्या चीज इंपोर्ट मानी जाएगी, क्या चीज एक्सपोर्ट मानी जाएगी। तो इंडिया का मतलब क्या है? कहते हैं टेरिटरी ऑफ इंडिया एज रेफर्ड टू इन आर्टिकल 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अगर हम संविधान का आर्टिकल 1 उठा के देखें तो उसमें लिखा हुआ है जितना भी लैंड पार्ट है स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज का, वो इंडिया। तो इसका मतलब जितना भी लैंड पार्ट है किसका? स्टेट्स का और यूनियन टेरिटरीज का, वो क्या है? इंडिया है। दूसरा क्या कहता है? टेरिटोरियल वाटर। टेरिटोरियल वाटर कितना होता है बताओ? 1200। पूरा वर्ल्ड नहीं कवर करना। 1200 सऊदी हमारा ही हो जाएगा। 12 nautical miles, 1 nautical miles is equal to, this is homework for you, मैंने बताया था 1.853 किलोमीटर के बराबर होता है 1 nautical miles। तो आपका जो 12 nautical miles है कितना होता है? करीब करीब 22 किलोमीटर। कितना होता है? 22 किलोमीटर के अंदर जो समुद्र है हमारा, ठीक है, जो बेस लाइन पे टच होता है वो भी हमारा, पर श्रीलंका के साथ आधा आधा, क्योंकि 22 में वो कवर हो जाएंगे। एक और, अब आप मुझे बताओ सी बेड का मतलब क्या होता है? सी बेड सबसॉइल अंडरलाइन सच वाटर। आपको पता है बहुत सारे मिनरल रिसोर्सेज, आपने सुना है सीप होता है तरीके का क्रिएचर होता है, ओशन में पाया जाता है, जो कि बरसात का पानी पड़ते ही उसके मुंह में मोती बनने लग जाते हैं। ऐसे बहुत सारे हमारे क्या है, बहुत सारे क्या है हमारे रिजर्व्स पड़े हुए, जेम्स पड़ी हुई है, प्रीशियस क्या कहते हैं स्टोन पाए जाते हैं। कहां पर? समुद्र के अंदर। तो जो समुद्र की परत है टेरिटोरियल वाटर के अंदर, वो भी हमारा, वो भी इंडिया है। दूसरा कॉन्टिनेंटल शेल्फ क्या होता है? कॉन्टिनेंटल शेल्फ होता है 24 नॉटिकल माइल्स। कितना होता है? 24 नॉटिकल माइल्स। फिर आता है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। ये कितना होता है? ये स्टार्ट होता है 12 नॉटिकल माइल, जहां पे खत्म हो रहा है वहां से अगले 188। तो टोटल कितना होता है? 200 नॉटिकल माइल। ठीक है, उसके बाद क्या होता है? उसके बाद इंडिया नहीं होता तो उसको कहते हैं मैरीटाइम, उसको बोलते हैं हाई सी, उसको बोलते हैं इंटरनेशनल वाटर। क्या बोलते हैं? इंटरनेशनल वाटर। और जितना भी स्पेस है, कोई बच्चा बोला कि मैं तो टेरिटरी में हुई, मैं तो हवा में सप्लाई करता हूँ, हवा में उड़ के सप्लाई करता हूँ। आपने देखोगे ना फ्लाइंग होटल भी होते हैं, तो बोलेंगे कि हम तो टैक्सेबल टेरिटरी पे है ही, हमारे ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा। आप इन्होंने लिख दिया एयर स्पेस above the territory land part and above the territorial water of India is also India। क्योंकि बेटा सारी की सारी एयरलाइन इंडस्ट्री बाहर हो जाएगी ना। एक क्वेश्चन है, हाँ जी, ये जैसे हम ये फाइल कर देते हैं जीएसटी का, जीएसटी 10 फाइल कर देते हैं, तो उसके बाद वो कैंसिलेशन तो होता नहीं है, तो हमारे को जीएसटी कब तक चार्ज करना होता है? क्या चीज? जीएसटीआर। जैसे हमने जीएसटी का रजिस्ट्रेशन ले रखा है, हाँ, उसके बाद क्लाइंट बोलते हैं मेरा जीएसटी नंबर वो कर दो, 10 फाइल जीएसटी 10 फाइल कर दो, फाइनल रिटर्न। हाँ फाइनल रिटर्न, लेकिन वहां से कैंसिलेशन आता नहीं है। तो जब तक कैंसिलेशन नहीं आएगा तब तक आपको जीएसटी पे करना है। नहीं, ये जो है लॉ में लिखा हुआ है या ये डिपार्टमेंट बोलता है? ये लॉ में लिखा है ना, यू आर टैक्सेबल पर्सन ना टिल दैट डे, यू आर अ टैक्सेबल पर्सन ना। टैक्सेबल पर्सन मींस यू आर रजिस्टर्ड और यू आर लायबल टू बी रजिस्टर्ड। तो आपकी रजिस्ट्रेशन कब एंड होगी, इफेक्टिवली कब से एंड होगी, वो देखना पड़ेगा। तो जब अगर हम कैंसिलेशन डाल देते उससे फर्क नहीं पड़ेगा। और एक और चीज आपसे, एक और चीज मैं चाहता हूँ। मान लो मेरा टर्नओवर कम था, मेरे को आईटीसी लेना था, मेरा टर्नओवर 17 लाख, मैंने क्या करा, मेरी परचेजिंग बहुत ज्यादा थी, मैंने सोचा यार आईटीसी ले लेता हूँ, कॉस्ट कम पड़ जाएगी, अभी तो लूंगा ना वॉलंटरी। मैंने वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन ले लिया, वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन ले लिया। अब मैंने आज अप्लाई करा, कितने दिन बाद आएगा आप लोगों को पता होगा, प्रैक्टिकली 14 दिन बाद आएगा। बताओ मैंने आज अप्लाई किया, आज का डेट है 11, पर मेरा आया 28 तारीख। आप बताओ कब से मैं टैक्सेबल पर्सन हूँ? मैं 11 तारीख से, वहां लिखा हुआ है, अगर आप 30 दिन का टाइम है सेक्शन 25 के अंदर अप्लाई करने का, जिस दिन से लायबल हो उसके, या जिस दिन से करना चाहते हो उसके 30 दिन के अंदर अंदर कर लो।
तो अगर आप विद इन द टाइम पीरियड कर लेते हो तो जिस दिन आपने अप्लाई किया है वहीं से इफेक्टिव होगा, वहीं से इफेक्टिव माना जाता है। और उसके लिए हम एक इनवॉइस भी इशू करते हैं, रिवाइज इनवॉइस। देयर इज नो कांसेप्ट ऑफ रिवाइज इनवॉइस इन दी जीएसटी है एक ही केस के अंदर, क्योंकि जब मेरे पास जीएसटी नंबर नहीं था, माल तो बेचूंगा ही ना, अपना सर्विसेज तो दूंगा ही, तो कस्टमर को जीएसटी लगा के पैसा लिया होगा, पर जीएसटी चार्ज नहीं कर सकता जब तक जीएसटी नंबर नहीं, इनवॉइस नहीं दे सकता जीएसटी वाला। तो दोबारा से इनवॉइसेस जो बनाऊंगा जीएसटी इंक्लूड करूंगा, दीज इनवॉइसेस आर नोन एज रिवाइज इनवॉइस। रिवाइज इनवॉइसेस का मतलब ये नहीं है कि आपने डेट चेंज कर दी, प्लेस ऑफ अप्लाई चेंज कर दिया, अमाउंट चेंज कर दिया, सिर्फ वही है रिवाइज इनवॉइस। ठीक है, नेक्स्ट इज वी हैव, देखो कोई भी कानून होता है, अगर आपको कोई भी कानून में एक्सपर्टीज लेनी है तो एक एक कंसेप्ट, एक चैप्टर होता है क्या, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट। क्या होता है? इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट। अगर आप वो पढ़ लोगे, कोई भी कानून पढ़, आप एलएलबी से भी आगे निकल जाओगे। अब इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट में बताया जाता है कि किसी भी कानून के अंदर सेक्शन 1 किस चीज का होता है, टाइटल बताता है, कमेंसमेंट बताता है और एप्लीकेबिलिटी बताता है, टेरिटरी बताता है, किस किस टेरिटरी पे ये एप्लीकेबल होगा। तो सेक्शन 1 कहता है सीजीएसटी एक्ट पूरे देश पे एप्लीकेबल होगा, पूरे देश पे एप्लीकेबल होगा। जितने भी स्टेट जीएसटी लॉ है वो किस पे एप्लीकेबल होंगे, स्टेट्स पर होंगे, एंटायर स्टेट। और जितने भी यूजीएसटी के कानून है वो किन पे, यूनियन टेरिटरी पे। आईजीएसटी पूरी कंट्री, आईजीएसटी पूरी कंट्री पे। अब यहाँ पे सवाल बनता है, आपने नाम सुना पेंटालून? पेंटालून नाम सुना होगा। जीएसटी इंडिया में कब आया था? 7 जुलाई, 1 जुलाई या 7 जुलाई? 1 जुलाई। जम्मू एंड कश्मीर में 7 जुलाई से। ठीक है, 1 जुलाई से कब आया, कहां पर आया था? यहाँ आ गया था। जब यहाँ पर आया तो लोगों, आपने देखा था कि लोगों ने जीएसटी के आने में क्या स्कीम्स निकाली थी, गारमेंट्स वालों ने ऑफ देने स्टार्ट कर दिए थे, तो पेंटालून में भीड़ पड़ गई। पेंटालून है किसका? आदित्य बिरला ग्रुप का। उन्होंने क्या किया था, तो दिल्ली स्टेट है या यूनियन टेरिटरी? दिल्ली यूनियन टेरिटरी टेक्निकली, हाँ पर दिल्ली क्या है, यूनियन टेरिटरी। तो उन्होंने टैक्स कौन सा लगाया था, सारी की सारी कौन सी सप्लाई हो रही होगी बताओ, इंट्रा स्टेट सप्लाई हो रही होगी गारमेंट्स के केस में, सब पे उन्होंने लगाया सीजीएसटी और दिल्ली यूटीजीएसटी। कौन सा लगाया? यूटीजीएसटी। आपको पता है इतना पैसा ब्लॉक हो गया, अगर आप गलत जीएसटी चार्ज कर लेते हो, ठीक है, तो आपको सही जीएसटी भी पे करना पड़ता है, और जो गलत किया है उसका सेक्शन 54 में अप्लाई करना पड़ता है रिफंड। अगर मान लो आपने गलत क्लासिफिकेशन कर दी, वो क्या थी, आईजीएसटी, और आपने क्या चार्ज कर लिया, सीजीएसटी और एसजीएसटी, तो एज पर लॉ आपको आईजीएसटी भी पे करना पड़ेगा। और जो आपने सीजीएसटी और एसजीएसटी गलत चार्ज किया था उसका आपको क्या अप्लाई करना पड़ेगा? क्या रिफंड आसानी से आ जाता है? तो पैसा ब्लॉक हो जाता है। तो पेंटालून्स को क्या करना पड़ गया, उनको एसजीएसटी भी पे करना पड़ गया, और यूटीजीएसटी के लिए क्या अप्लाई करना पड़ा। तो यहाँ पे हमें इससे ये पढ़ना पड़ रहा है। ठीक है, तो आपसे मैं पूछ रहा हूँ कौन कौन सी ऐसी जगहें हैं इंडिया के अंदर जो कि यूनियन टेरिटरी मानी जाती है। वन इज अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, नेक्स्ट इज लक्षद्वीप, देन दादरा एंड नागर हवेली, देन दामन एंड दीव। इसमें मैं एक चेंज बताऊंगा, ठीक है, एक चेंज है इसके अंदर। देन लद्दाख, लद्दाख को पता होगा भी आपको, आर्टिकल 370 आने के बाद हुए चेंज। ठीक है, जम्मू का कुछ इलाका लद्दाख में दे दिए गए, फिर चंडीगढ़, देन अदर टेरिटरी। ठीक है, अब मैं आपको यहाँ पे पूछना चाहता हूँ कि एक वर्ड लिखा हुआ है यूनियन टेरिटरी विदाउट स्टेट लेजिस्लेचर। अगर यूनियन टेरिटरी है और उसके अंदर स्टेट लेजिस्लेचर है, स्टेट लेजिस्लेचर का मतलब विधानसभा और विधान परिषद है। दिल्ली क्या है वैसे, ऑल अदर पर्पस यूनियन टेरिटरी, पर क्या दिल्ली में विधानसभा है? दिल्ली में विधान परिषद भी है, तो दे हैव अ स्टेट लेजिस्लेचर। सिमिलरली पुडुचेरी या पौंडीचेरी हैज अ स्टेट लेजिस्लेचर, दैट्स व्हाई दे आर कंसीडर्ड एज स्टेट्स। अभी जेएनयू के बारे में अभी क्लैरिफिकेशन है, ये चला गया।
अरे वो हम बिजी हो गए थे ना, शेड्यूल पढ़ रहे हैं, ये डालिए अरे तो फिर ये क्या अरे अभी भी दे दे इतना एक्शन ना और ये बहुत ही शानदार है लेकिन यार चलो थोड़ी देर में एंड करो सर आप अपने यहाँ पे बच्चों को बोलो ACCA करें CPA करें सारे वही सोचा है सारे ACCA सर इनको SSC CGL दिलवाओ आपका कोई बच्चा जाके आपको कल को नजर आएगा कि भाई वो इनकम टैक्स ऑफिसर बन के बैठा सर 100 रुपए का फॉर्म है लड़कियों के लिए तो फ्री है अरे किसी ने यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखी है चार्टर्ड अकाउंटेंट कितने हैं यहाँ पर भाई आप लोग रेगुलेटर के पेपर दे सकते हैं पता है ना ये बात को सर RBI का पेपर दे सकते हैं RBI PFRDA वगैरह फिर चार्टर्ड अकाउंटेंट PG करनी पड़ती है PG या चार्टर्ड चलती है क्या चीज तो इनके यहाँ तो ऐसा कोई क्राइटेरिया है नहीं कि SSC हो रही है, उनको तो बस ये आपको पता ही है तो हमारे यहाँ तो क्राइटेरिया सर ये देता है इसे प्रेजेंटेशन मैंने से पूछा तू हर सैटरडे को आजकल सर दृष्टि क्यों आता है क्लाइंट को ना मेरे को दिखाते चलो बिना उसके कर लेते ना बोलो तो कौन से बिना रखे है ना पीपीटी बन के एक पीपीटी भी जाओ हर लेते ऑनलाइन बात कर तो नाउ आई एम गिविंग यू द क्लैरिटी की क्या क्या चीजें कितनी यूनियन टेरिटरीज है कितने स्टेट्स है ओके तो वी हैव यूनियन टेरिटरीज है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड लक्षद्वीप दादरा एंड नागर हवेली एंड दामन दीव ठीक है लद्दाख चंडीगढ़ एंड अदर टेरिटरी तो कोई भी ऐसी चीज जो कि टेरिटोरियल वाटर ऑफ इंडिया है तो किसमें कवर हो जाएगी अदर टेरिटरी में और वो क्या बन जाएगी ड्यूटी क्या बन जाएगी ठीक है अच्छा
नेक्स्ट कहता है कि अब ये ना क्या कहते हैं कि करंट अफेयर है एक तरीके का, क्या कि जो जम्मू एंड कश्मीर है उसको किसी में बांट दिया गया है, यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर विद लेजिस्लेचर। अगर हम वैसे देखें तो जम्मू एंड कश्मीर पहले क्या था, स्टेट था, अब जम्मू एंड कश्मीर क्या बन चुका है, यूनियन टेरिटरी। पर वहां पर विधानसभा पहले से थी तो उन्होंने इसको बंद नहीं किया, तो जीएसटी के पर्पज से क्या बन गई, स्टेट बन गई। बाकी अदर पर्पज से जम्मू एंड कश्मीर क्या है, यूनियन टेरिटरी, तो वहां पे सीधा कंट्रोल किसका है, सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट। दूसरा फिर कहते हैं दूसरी क्या बनी, यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख। तो अगर आप लद्दाख में सर लद्दाख से रिलेटेड लद्दाख क्या बन जाएगी, ये लद्दाख क्या माना जाएगा, क्या माना जाएगा। एक और चीज, दादरा एंड नागर हवेली और दामन एंड दीव, इन दोनों को मर्ज कर दिया गया। ठीक है, क्या कर दिया गया, मर्ज कर दिया गया। दादरा एंड नागर हवेली, दामन एंड दीव, ये दोनों दो अलग अलग यूनियन टेरिटरी थी, अभी क्या हो गई। तो इससे क्या फर्क पड़ा होगा कि उन एरियाज में जो सप्लाई हो रही है दो सप्लायर्स के बीच में, तो वो अब उसमें सीजीएसटी प्लस यूटीजीएसटी लगे। ठीक है, नेक्स्ट दिस इज इंडिया। ओके, नाउ वी हैव सेक्शन 7, so we will cover this in the next. This is section 7 of which act, IGST. Okay, लैपटॉप गिरा नहीं है। मेरे पास अभी आ रहे हैं। या मैंने ना ग्रुप पे वो भेजा टेस्ट, वो सारे अटेम्प्ट कर लो और टेस्ट भेजने के बाद अपडेट कर देना, ठीक है। मैं एंड कर रही हूँ मीटिंग।